अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लायर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का ख़ास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, 1 जुलाई 2019 का वाक़या है। मैं लाहौर की तरफ बजरिया मोटरवे जा रहा था और जो ही मैं लाहौर के ठोकर नियाज बेग टूल प्लाज़ा पर उतरा तो मैंने देखा कि सामने रोड पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बहुत भारी नफरी खड़ी हुई थी। इसी असना में एक V8 लैंड क्रूज़र ने मुझे ओवरटेक किया, जिसे भागकर नारकोटिक्स वालों ने रोका और उसके रुकते ही नारकोटिक्स फोर्स के 2 एहलकार उस गाड़ी में सवार हुए और फिर वो सारा काफिला उस गाड़ी के पीछे रवाना हो गया। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी और इतनी भारी नफरी की मौजूदगी में आखिर ये क्या कार्रवाई हुई और इस गाड़ी में कौन शख्स मौजूद था जिसके लिए ये इतने हैवी पैमाने पर इंतज़ामात किए गए हैं। मैं जो ही घर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि साबिक वज़ीर कानून और अपोजिशन लीडर राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद हुई है और ये इतला मिलते ही मुझे मालूम हो गया कि मुझे ओवरटेक करने वाली V8 लैंड क्रूज़र में साबिक वज़ीर कानून और हाल के अपोजिशन लीडर राना सनाउल्लाह मौजूद थे। पहले दिन से ही मुझे ये वाक़या इसलिए मशकूक लगा क्योंकि ये सारी कार्रवाई मेरे सामने हुई थी। मेरे सामने V8 गाड़ी को रोका गया, जिसकी ना ही कोई तलाशी हुई, ना ही कोई वीडियो बनाई गई और ना ही ऐसी कोई सिविल गवाहों को उसमें शामिल किया गया ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हमने ये मुनशियात पकड़ी है। दूसरी वजह ये थी कि मुनशियात के स्मगलर कभी भी इतनी भारी मिकदार अपनी ज़ाती गाड़ी में लेकर नहीं चलते और उस सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं जब वो एक नामवर सियासतदान भी हो और अपोजिशन में भी हो। मुनशियात फरोशों के नेटवर्क में पहले को तीसरे का पता होता है, लेकिन तीसरे को पहले का हरगिज़ पता नहीं होता। ये उन्होंने सेफ्टीज़ रखी हुई होती हैं ताकि अगर तीसरा पकड़ा भी जाए तो उसको पहले का मालूम ही ना हो तो वो कैसे नारकोटिक्स या जो भी इदारे हैं उनको बता पाएगा। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। 1 जुलाई आप जानते हैं कि शदीद हब्स का मौसम होता है। उन्हें जेल की कसूरी चक्की में बंद कर दिया गया और कसूरी चक्की जेल के अंदर ही एक जेल होती है। उनकी दवाएं और घर का खाना भी बंद कर दिया गया। उनको C क्लास की सहूलियात भी नहीं दी गई। हालांकि राना सनाउल्लाह बतौर सियासतदान, बतौर वकील और बतौर अपोजिशन लीडर B क्लास के मुस्तहिक थे। खैर, इंसदाद मुनशियात की अदालत में ये केस चला। इंसदाद मुनशियात की अदालत में राना सनाउल्लाह ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी। जज साहब ने नारकोटिक्स फोर्स से इस मनशियात की बरामदगी के सबूत मांगे तो वो बिल्कुल इस तरह से लगने लगे जैसे इमरान खान के साथ बैठे हुए परवेज़ इलाही और महमूद खान नज़र आ रहे थे कि बिल्कुल मूर्तें, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन राना सनाउल्लाह के वकील ने सेफ सिटी के क्लोज सर्किट कैमरे की रिकॉर्डिंग अदालत में पेश कर दी, जिसने इस सारी जाली कार्रवाई का भांडा फोड़ दिया। और जज साहब जब ज़मानत लेने के लिए तैयार हुए और अभी 1 मिनट के बाद उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाना था तो फ़ौरन उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ जिसमें उन्हें बताया गया था कि आपका तबादला कर दिया गया है और उसी व्हाट्सएप में वो नोटिफिकेशन भी उनको सेंड कर दिया गया। जज साहब ने भरी अदालत में वो मैसेज और नोटिफिकेशन दिखाया और साथ ही राना सनाउल्लाह को वापस जेल भेज दिया। जज साहब के तबादले के बाद कई माह तक उस इंसदाद मनशियात की अदालत में कोई भी जज तैनात इसलिए नहीं किया गया ताकि राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत पर कार्रवाई आगे ना बढ़ सके। इस बात को जब 6 माह गुजर गए तो दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की तो वहाँ भी सबूत ना होने की वजह से उन्होंने राना सनाउल्लाह को ज़मानत पर रिहा कर दिया। इधर ये कार्रवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ PTI के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी कस्में खा खा कर
ہم جیسے عام لوگوں کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے ریکٹ کا حصہ ہے، اور ہم نے انہیں باقاعدہ ریکی کر کے باقاعدہ فیلڈنگ لگا کے گرفتار کیا ہے۔ ہمارے پاس ویڈیوز، امیجز، فوٹیجز، گواہ سب موجود ہیں۔ اور جب یہ پریس کانفرنس فرما رہے تھے تو ان کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عارف ملک بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے اس سارے واقعے کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ جذبات سے نہیں، یہ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جان اللہ کو دے دی ہے، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ لیٹ می بی ویری کلیئر۔ دوسری چیز، تمام جو ثبوت ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی۔ گاڑی کی موومنٹ، گاڑی کے نمبر پلیٹس، 3 دفعہ ان کے ساتھ فیملی ممبرز تھے، فیمیل، نہیں روکا گیا۔ سلام ہے پوری ان کی فورس کو کہ انہوں نے فیملی اور ہمارے جو نارمز اینڈ ویلیوز کو سامنے رکھے کہ فیمیل ہے نہیں ابھی ہاتھ ڈالنا، اس وقت ہاتھ ڈالا، اور تمام چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہے نا سب کورٹ میں پیش کی جائیں گی۔ شہریار افریدی صرف میڈیا کے سامنے ہی قسمیں نہیں اٹھاتے رہے بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی اللہ اور رسول کی قسمیں اٹھا کر یہ یقین دلایا کہ رانا ثناء اللہ سے ہم نے منشیات برآمد کی ہے، اور باقاعدہ ان کی ہم ریکی کرتے رہے۔ اب بات آئی کہ فیصل آباد میں، غور سے سنیے کیونکہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ فیصل آباد میں ایک شخص پکڑا گیا، سیم بیگ، ہر چیز سیم، پوچھا گیا، انٹروگیشن کے بعد ایک اور بات بتائی ہمیں، پہنچتے جب آخر میں پتہ چلا تو 3 ہفتے کم و بیش رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کی گاڑی کی موومنٹ کو پراپرلی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ عدالت میں ہم پیش کریں گے۔ اور سن لیں وہ لوگ جو اے این ایف پر سوال اٹھا رہے ہیں، 98 اللہ کو میں جواب دوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ No cross talk, please. 98 پوری دنیا میں سب سے زیادہ کنوکشن ریٹ 98% اینٹی نارکوٹکس فورس کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود شہریار آفریدی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ میڈیا، رانا ثناء اللہ کی اپنی جماعت مسلم لیگ نون، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے فواد چودھری بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ رانا ثناء اللہ پر جو کیس قائم کیا گیا تھا میری نظر میں وہ ایک جھوٹا کیس تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے وہاں پہ ببانگ دوہل کہہ دیا تھا کہ یہ ساری کارروائی فیک ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اے این ایف اور نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے۔ اچھا، پہلے سال میں نے خان صاحب کو یہ بات کہی، میں نے کہا یہ کسی نے نہیں ماننا کہ نیب آزاد ہے، اس کو آپ اس پہ لعنت بھیجیں، آپ سارے کیسز جو ہیں ہم اس کو جو ہے ختم کر کے ہم ایف آئی اے میں لیں اور پھر ہم خود پروسیکیوٹ کریں، کیونکہ بعد میں جاوید چوہدری صاحب نے کہنا ہے کہ نہیں نائب شاہب کو چھوڑیں آپ، تسی دسو تسی کیوں نہیں پروف کیتا۔ میں نے تو بالکل منع کیا تھا، میں نے یہ کہا، میں نے جب ان سے کوسچن سے کیے تو مجھے پتا تھا یہ کیس بالکل فضول ہے۔ اس وقت بھی کہا کیبنٹ میں جب وہ آئے یہ کیس لے کے تو آپ ذرا پوچھیں لوگوں سے، جو میں نے جب بات کی تھی تو وہ جو کنسرنڈ آفیسر تھے وہ تو کیبنٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا۔ رانا صاحب کی ایک پرابلم ہے نا، رانا صاحب کی بھی، رانا صاحب یہ لوگ جب حکومت میں ہے نا، یہ آپ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں یا جس طرح کے کیسز بنا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کو ہمیشہ حکومت میں ہی رہنا ہے۔ اب رانا صاحب کے ساتھ جو ہوا اپوزیشن میں اور پہلے جو کچھ ہوا، دیکھو وہ تو کسی اور پولیٹیشن کے ساتھ نہیں ہوا۔ عدالت میں کیس چلتا رہا، مگر جب ثبوت دینے کی باری آئی تو اینٹی نارکوٹکس فورس یعنی اے این ایف نے 2 گواہ انسپیکٹر احسان عظیم اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے حلف پر یہ کہا کہ ہمیں اس واقعے کا اور اس کی برآمدگی کا قطعاً کوئی علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو محکمے نے اس میں از خود گواہ ڈالا ہے۔ جج صاحب نے دونوں گواہوں کے یہ بیان لینے کے بعد اور سیف سٹی کے کلوز سرکٹ کیمرہ کی ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد رانا ثناء اللہ کو چند دنوں پہلے اس مقدمے سے باعزت بری کر دیا۔
राना साहब तो बरी हो गए, राना साहब उसके बाद वजीर दाखिला भी बन गए, लेकिन चंद सवाल जो इस मुकदमे से जुड़े हैं अभी तक अपने जवाबों के ताक़ुब में हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वजीर दाखिला होने के बावजूद राना साहब खुद अपने साथ ही इंसाफ नहीं करवा सकते तो फिर उन्हें वजारत दाखिला छोड़ देनी चाहिए। राना सनाउल्लाह को इस बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि 15 किलो आला क्वालिटी की हेरोइन किसने और कैसे और कहां मुहैया की जो उनके ऊपर डाली गई थी। और जनरल साहब से जो अब रिटायर हो चुके हैं, आरिफ मलिक साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने महकमे की साख को क्यों दाव पर लगा दिया। पहले भी मनशियात फरोश ये वावेला करते रहे हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स अपने पास से मनशियात डालकर लोगों को चालान करके जेल भेजती रही है और इस वाक़े ने उनके इस बयान की तस्दीक की है। शहरयार अफरीदी और जनरल आरिफ मलिक में अगर थोड़ी सी भी अखलाकी जुर्रत है तो उन्हें पूरी कौम से ये माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हजरात पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर का मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह और रसूल की कसमें खाकर ये यकीन दिलाते रहे कि हमने राना सनाउल्लाह को रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो अब उन्हें भी सामने आना चाहिए और उनके अंदर थोड़ी सी भी अखलाकी जुर्रत है तो उन्हें पूरी कौम से राना सनाउल्लाह से माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन उन्होंने जो पूरी कौम से झूठ बोला, पूरी कौम के नुमाइंदों से कौमी असम्बली में अल्लाह और रसूल की कसम उठाकर झूठ बोला, इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये माफ़ी तो बहुत मामूली सी चीज़ है। शहरयार अफरीदी के खिलाफ इस 15 किलो हीरोइन का केस चलना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये हीरोइन उन्होंने कब कैसे राना सनाउल्लाह पर डलवाने के लिए मुहैया की। और जो जनरल साहब हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, जो ANF के डायरेक्टर थे, उनका तो बाकायदा कोर्ट मार्शल होना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद जो सहूलियात गवर्नमेंट ने उन्हें मुहैया की हैं वो उनसे वापस ली जानी चाहिए, ताकि आने वाले कल में किसी भी आईनी इदारे के सरबराह को सियासी मकासद के लिए कोई इंजीनियरिंग केस, कोई प्री प्लान्ड केस बनाने की जुर्रत ना हो सके। बात सिर्फ राना सनाउल्लाह तक नहीं है, कल को कोई भी सियासतदान, कोई भी ऑफिसर, कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी एक आम मेरे जैसा शख्स, मीडिया पर्सन, अगर उस पर भी ऐसी कार्रवाई डाली जाए तो उनको पता होना चाहिए कि जो पिछले वालों ने कार्रवाई की थी उनका क्या हुआ है। तो लिहाजा हमें अपने इदारों को मजबूत करने के लिए भी इस जनरल आरिफ मलिक और शहरयार अफरीदी पर केस चलाना ज़रूरी है। फवाद चौधरी के इस बयान में बड़ा वजन है कि नैब की तरह ANF भी हमारे कंट्रोल में नहीं था, बल्कि इनकी डोरें कहीं और से हिलाई जाती थी। इस बयान में इसलिए भी वजन है कि जो ही जनरल बाजवा रिटायर हुए तो कुछ ही दिनों के बाद राना सनाउल्लाह इस केस में बरी हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बाजवा साहब के होते हुए राना सनाउल्लाह की बरियत के कोई चांस नहीं थे। फवाद चौधरी को तो इस सारे कज़िये का इल्म हो या ना हो, फवाद चौधरी ये जानते हों या ना जानते हों, लेकिन इमरान खान नियाजी और जनरल बाजवा के जरखेज दिमागों की ये सारी कारस्तानी थी, जिसमें एक ANF जो मनशियात पकड़ने के लिए, जो हमारे माशरे को मनशियात के नासूर से पाक करने के लिए कोशिशें करता है, उन्होंने ना सिर्फ उनकी साख को दाव पे लगाया, उनकी क्रेडिबिलिटी को कम किया, बल्कि एक बेगुनाह शख्स के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसकी कम अज़ कम सज़ाए मौत होती है। अब ये भी मालूम होना चाहिए कि सियासत में इस घटिया ट्रेंड को क्या सिर्फ नियाजी साहब और बाजवा साहब ने मुतारिफ कराया या इसमें कुछ और जरखेज दिमागों वाले बाबे भी मौजूद थे। अगर राना सनाउल्लाह इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करते, हालांकि वो वजीर दाखिला हैं, तो वो ना सिर्फ अपने साथ ज्यादती करेंगे बल्कि आने वाले कल में जिन जिन अफराद पर इस किस्म की कार्रवाई डाली जाएगी वो उनके साथ भी ज्यादती करेंगे। फवाद चौधरी साहब जो फरमाते हैं कि ये सारी कार्रवाई जो है इस्टेब्लिशमेंट के इशारे से हुई थी, मैं समझता हूँ कि उनकी इस बात में किसी हद तक सदाकत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़ीर दाखिला, हमारे वज़ीर आज़म और ये PDM की जो भी मिलजुल के जिन्होंने हुकूमत बनाई है, कम अज़ कम इन केसेस को जो कि प्री प्लान्ड थे, जो इंजीनियर्ड थे, जो सियासी इंतकाम लेने, अच्छा सियासत में इससे पहले कभी भी इस किस्म के घटिया ट्रेंड मुतारिफ नहीं करवाए गए थे। ये हो जाता था कि
کہ بھینس چوری کا بجلی چوری کا مقدمہ کروایا گیا اور ان کو جیل بھجوایا گیا اور کچھ عرصے بعد وہ ضمانت پر آ جاتے. لیکن منشیات کا کیس اتنا خوفناک اتنا سنگین الزام رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدان پر لگا اور اگر آج بھی وہ اپنے عہدے پہ ہونے کے باوجود بھی اس کیس کو انکوائر نہیں کرواتے, اس کی کوئی پڑتال نہیں ہوتی کہ یہ ہیروئن کہاں سے آئی تھی جو مجھ پہ ڈالی گئی اور وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن, تو تب تک یہ عقدہ نہیں کھلے گا, ان رازوں سے پردہ نہیں ہٹے گا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی نئے موضوع میں نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.